करनाल में हम्म खट्टर साहब को नहीं घुसने देते। कितनी दुख की बात है, आप देखिए कितने दुख की बात है कि जो आदमी 9.5 साल तक हरियाणा में चीफ मिनिस्टर रहा, उस आदमी को अपने पीछे के दरवाजे से भागना पड़ता है। अरे हम्म भला, काम कोई ना करे कोई बात नहीं, पर हम्म इतना रोष जनता में कि जनता को जो है वो फेस भी नहीं कर पा रहे हैं और पिछले दरवाजे से भाग रहे हैं। हम्म मोदी जी ने दिल्ली में हमारे लिए किले बिछा दी, हमारे डंडे हम्म मारे, हमें हम्म बदनाम करने की भरसक कोशिश की, हमें आतंकवादी कहा, हमें आंदोलनजीवी कहा, हमें ये हम्म कहा कि ये टेररिस्ट है, हमें ये कहा कि कनाडा से फंडिंग आ रही है, हमें ये कहा कि अमेरिका से फंडिंग आ रही है। तो हम्म जब आपने हमारे ऊपर ये आरोप लगा दिए तो ऐसी सूरत में आप हमसे वोट मांगने के लिए कैसे आते हैं? हिसार हो गया, जींद हो गया, पानीपत हो गया, भिवानी हो गया, रोहतक हो गया, झज्जर हो गया, और हमारे महेंद्रगढ़ का थोड़ा सा इलाका इधर भिवानी बाड्रा साइड से हो गया। तो इनमें जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव प्रचार के लिए जाता है तो काले झंडे दिखा करके उनको कहते हैं कि आप वापस चले जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं, हमारे गांव में मत घुसिए। अब की बार मोदी जी का जो करिश्मा है वो बिल्कुल लगभग समाप्त हो गया है। तो हम्म जब मोदी जी गए तो मोदी जी के साथ साथ शर्मा जी भी गए। तो हम्म इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कांग्रेस के पास दुनिया भर के मुद्दे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 हरियाणा में सियासी बिसात बिछ चुकी है। कांग्रेस और भाजपा या इंडी गठबंधन और भाजपा ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस ने देर से ही सही लेकिन अपने प्रत्याशियों की 10 लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। चलिए सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कौन किसके मुकाबले में है। फरीदाबाद से जो है केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को रिपीट किया गया है, उनके मुकाबले में महेंद्र प्रताप जी हैं। गुड़गांव से जो है केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत हैं, उनको टक्कर देंगे राज बब्बर। भिवानी महेंद्रगढ़ से जो है सांसद धर्मवीर सिंह रिपीट कर रहे हैं, उनको राव दान सिंह चुनौती देंगे। सोनीपत पद से जो है मोहनलाल बड़ौली हैं, इनको सतपाल ब्रह्मचारी देंगे। रोहतक से जो है सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा है, ये भी रिपीट है। दीपेंद्र हुड्डा है। सिरसा से अशोक तंवर हैं, जिनको कुमारी शैलजा टक्कर देंगी। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल हैं, इनके मुकाबले में कांग्रेस ने डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता को मैदान में उतारा है, ये आपके कैंडिडेट हैं। करनाल से जो है पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, इनको जो है चुनौती देंगे दिव्यांशु बुद्धि राजा। अंबाला से बंतो कटारिया को चुनौती देंगे वरुण चौधरी। बंतो कटारिया के बारे में बता दूं कि सांसद रतन लाल कटारिया के निधन के बाद उनकी पत्नी को ही टिकट ये दिया गया है। हिसार से रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी की तरफ से हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश है। पूरे हरियाणा में सियासी बिसात बिछ चुकी है और इसमें एक दूसरे के मुकाबले कौन कहां कितना मजबूत, कौन कितना कमजोर। हरियाणा की राजनीति को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश यादव जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हरियाणा में जगह जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं कैसी क्या सियासी बिसात बिछी हुई है। और खबर ये भी आ रही है कि हरियाणा में कई जगहों पर किसानों ने कील ठोककर बीजेपी उम्मीदवारों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सर क्या हाल है हरियाणा का? नमस्कार जी मैं हूं नमस्कार, अमर, आप आपको देख भी रहे हैं और अमृत मेरे कारनामा जी सभी को, सर। हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। अमर जी, आजकल तो कांग्रेस वालों के लिए बहुत हेक्टिक हो रहा है और बड़े मेहनत कर रहे हैं सभी लोग। जहां तक हरियाणा का एक प्रश्न को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर जाती थी और ये कहती थी कि इनकी गुटबाजी है। तो महेंद्रगढ़ और भिवानी की जो कॉन्स्टिट्युएंसी है हमारी पार्लियामेंट की, उसमें अब गुटबाजी समाप्त। किरण चौधरी जी जो हैं वो अब हाशिए पे चली गई हैं और जो कैंडिडेट बचे हैं वो राव दान सिंह बचे हैं। आज ही उन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है नारनौल से, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले का हेडक्वार्टर नारनौल है। तो हमारे माननीय वो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आए थे उनका नॉमिनेशन भरवाने के लिए। तो अपार जनसमूह उमड़ पड़ा, तकरीबन 20,000 के करीब आदमी जो है वहां पर मौजूद थे और ट्रैफिक ऐसा जाम हो गया कि तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद ट्रैफिक निकला। तो उन सब चीजों को देखते हुए और देखेंगे कि उसमें 36 बिरादरी के लोग थे
ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक जात वर्सेस दूसरी जात, एक धर्म वर्सेस दूसरा धर्म का जो राजनीति चला करके गरीबों का, मध्यम दर्जे के व्यापारियों का और जो हमारे ब्राह्मण लोग भी हैं जो कि धर्म के रक्षक है, उनका इतना दिल तोड़ दिया कि वो भी अब भारतीय जनता पार्टी से विमुख हो चुके हैं। जहां तक कास्ट इक्वेशन है हमारे भिवानी की, तो हरियाणा में आप देखेंगे कि जो हमारा जाट समुदाय है उसके एकमात्र नेता जब है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रह गए, बाकी किसी का कोई वर्चस्व ही नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में जब भिवानी में 25% के करीब जाट मतदाता है और 20% के करीब यादव मतदाता है, तो 45% तो ये हो गए। और उसके अलावा जो मुख्य वो है इसमें जो एससी कम्युनिटी और बाकी हमारे ओबीसी के लोग हैं, वो तकरीबन 15 से लेके 20% तक सभी इलाकों में है। तो आज देखेंगे आप कि महेंद्रगढ़ भिवानी में जाट समुदाय पूरा हुड्डा साहब के साथ खड़ा है, रावदान सिंह के साथ खड़ा है। जो अहीर समुदाय है वो पूरा का पूरा रावदान सिंह जी के साथ खड़ा है। इसके अलावा जो दलित वर्ग है वो बेसिकली कांग्रेस के साथ खड़ा है। तो कांग्रेस के साथ खड़ा है तो वो हुड्डा साहब के साथ खड़ा है, रावदान सिंह के साथ खड़ा है। अगर इस इक्वेशन को लिया जाए तो तकरीबन रावदान सिंह जी मिनिमम, मेरे को ऐसा महसूस होता है कि 2 लाख से भी अधिक मतों से विजयी होंगे। जहां तक हमारे जो कैंडिडेट रिपीट किए गए हैं यहाँ से चौधरी धर्मवीर सिंह, तो लोगों ने गांव में उनका घुसना तक बंद कर दिया। उनकी मीटिंग की आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, कहीं 10 आदमी है, कहीं 5 आदमी है, कहीं 15 आदमी है। तो जो बाडला का इलाका है, भिवानी का इलाका है, दादरी का इलाका है, जो कि जाट बाहुल इलाका कहलाता है, वहां पे जो सभाएं इतनी बहुत बढ़िया बढ़िया हो रही हैं कि उसको देख करके लगता है कि इस बार लोगों ने मन बना लिया अपना कि भाई कांग्रेस को जिताना है और भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। और उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया था, वो इनके गले की हड्डी बन गया है कि लोगों ने सोचा कि संविधान बदलना चाहते हैं। अगर संविधान बदलना चाहते हैं तो संविधान में क्या बदलना चाहते हैं लोग ये देख रहे हैं। भाई संविधान में किसको बदलना चाहते हैं? रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, जिससे ओबीसी को और जाट समुदाय को बहुत नुकसान होता है और जो गरीब लोग हैं उनको नुकसान होता है। जीएसटी से व्यापारी परेशान है, शहरी आदमी इनके पोर्टल से परेशान है। तो आज नारनौल शहर में जो जलसा हुआ उसमें नारनौल की जनता जो है उमड़ पड़ी, जिसमें व्यापारी जो है बहुत तादाद में थे। तो लोग परेशान है। तो ये सीट मेरे को लगता है कि जो हमारी जनता जनार्दन है वो कांग्रेस की उसमें डालने जा रही है। बाकी का देखेंगे आप कि अंबाला से जो है बंतो कटारिया और वरुण चौधरी जो है लड़ रहे हैं। तो वरुण चौधरी जी का अच्छा ऐतिहासिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि है और लोगों में प्रिय है वो वहां पर। तो अंबाला की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे कि सभी को पता है। तो वहां तकरीबन जो रविदासिया लोग जो है, जो कि एसटी कम्युनिटी मानी जाएगी, उनके 4.5 लाख वोट है और जो वाल्मीकि हैं उनके तकरीबन 1 लाख वोट है और जो ओबीसी समुदाय है उसके 50% वोट है। जब पिछली बार कुमारी शैलजा लड़ी थी तो एक छोटा सा डिस्प्यूट हो गया था जिसमें वाल्मीकि वर्सेस रामदासिया में थोड़ा सा मनमुटाव था। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो शोषण की नीति है, इसको रिजर्वेशन को खत्म करने की नीति है, उसमें दोनों लोग, वाल्मीकि भी और रविदासिया भी, वो सब लोग एक साथ खड़े हैं। और उसके अलावा जो ओबीसी है वो भी अब आधे से ज्यादा जो है वो कांग्रेस के साथ खड़ा है। तो अंबाला की सीट मेरे को नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। तीसरा सर देखेंगे फरीदाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो फरीदाबाद में आप देखेंगे कि दोनों ही जो है एक ही तकरीबन उससे हैं, जाति विशेष से। हाँ जी, एक ही बिरादरी के हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी और महेंद्र प्रताप सिंह जी। तो फरीदाबाद की इक्वेशन ये है कि तकरीबन 3.5 लाख के करीब वहां पे जाट मतदाता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि अब बूढ़ा साहब के अलावा कोई दूसरा नेता हरियाणा में बचा नहीं जाट समुदाय में। तो 3.5 लाख वोट तो वो हो जाते हैं उनके फरीदाबाद में। उसके अलावा जो गुर्जर समुदाय है उसके तकरीबन 3 लाख वोट है। तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा करेगी तो 40 से लेके 50% तक वोट गुर्जरों के उनको मिल सकते हैं, कृष्णपाल जी को, उससे ज्यादा नहीं मिल सकते।
इसके अलावा आप देखेंगे कि एससी कम्युनिटी के तकरीबन 3.25 लाख वोट है। तो मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि जब एससी कम्युनिटी साथ खड़ी है, जाट समुदाय साथ खड़ा है और महेंद्र प्रताप जी का अपना रसूख है वहां पर, तो उस सूरत में उनके हारने का कोई प्रश्न मेरे को नहीं लगता कि होगा। फिर उसके बाद लीजिए आप गुरुग्राम का, क्योंकि अभी हाल ही में दी गई है, 1-2 दिन हुए सीट अलर्ट हुए राज बब्बर जी को, तो उसका अभी कोई रुझान पब्लिक में ऐसा आया नहीं है, पर एक परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि गुड़गांव में तकरीबन 3.5 लाख तो मेव हैं जो कि मुसलमान है, जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं वहां पर, और जो यादव हैं वो तकरीबन 3-3.25 के करीब बनते हैं, और एससी कम्युनिटी तकरीबन 2.5 के करीब है, और जो जाट समुदाय है वो 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब है। तो इन सबका अगर कास्ट इक्वेशन देखा जाए तो कास्ट इक्वेशन में गुड़गांव में जो पंजाबी कम्युनिटी है वो भी एक बहुत अपना 1.25 लाख के करीब वोट है, वो भी अपना वो रखते हैं। और देखिए हरियाणा में तो जाति और समुदाय ये तो चलता ही है, इसमें कोई वो नहीं है। राज बब्बर जी पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं और उनकी जो धर्मपत्नी है वो मुस्लिम कम्युनिटी से आती है। तो अगर दोनों कम्युनिटी भी दे देती है वोट तो उसके बाद तो उनका जीतना लगभग बताया है, पर अभी भी वो सीट जो है कंटेस्टेड है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की थोड़ी छवि ठीक ठाक है और उनको बेईमान नहीं कहा जा सकता, उनको गलत आदमी नहीं कहा जा सकता। उनके ऊपर तो 2 आरोप तो पक्के पक्के हैं जो तय होते हैं। नंबर 1 कि उनके अंदर जो लड़ने की क्षमता है, संघर्ष करने की क्षमता है, वो कभी उन्होंने दिखाई नहीं। वो सिर्फ एक जो है अपनी लीगेसी पे चलते हैं, राव तुलाराम जी की, राव वीरेंद्र सिंह जी की। तो उस लीगेसी को लेकर अगर जनता अब भी ये सोचती है कि वो लीगेसी हमें मेंटेन करनी है, चाहे हमारा वोट का जो भी हो, तो राव इंद्रजीत सिंह जीत सकते हैं। पर जैसा मैंने बताया कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी से लोग जो है विमुख होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो उस विमुखता की वजह से वो सीट भी कंटेस्ट में है। ये नहीं कहा जा सकता कि राव इंद्रजीत सिंह वहां से इलेक्शन जीत जाएंगे। फिर आप हिसार का लीजिए। सर जी जी जी, एक सवाल ले रहा हूँ इसी से रिलेटेड, जो है 4 सीट की लगभग हम लोग बात कर चुके हैं और 6 सीट है। इसके साथ ये है कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची बहुत पहले जारी कर दी थी। बीजेपी के जो कॉन्टेस्टेंट हैं, सांसद उम्मीदवार हैं, वो क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और उनका रुझान क्या हो रहा है? देखिए सर, मैंने 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी तो बहुत अच्छे से देखी हैं। एक तो रोहतक वाली और एक महेंद्रगढ़ भिवानी वाली। रोहतक में जो कंटेस्टेंट है डॉक्टर अरविंद शर्मा, तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कुछ छोटे मोटे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जैसे कोसली के रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार करा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके लिए एक शब्द प्रचलित है कि गाया बाया। मतलब लोगों की आम धारणा ये है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा सांसद बन गए, सांसद बनने के बाद उनको कभी किसी गांव में, किसी शहर में जाकर के कम से कम कोई डेवलपमेंट का कार्य तो करवाना चाहिए, किसी से मिलना तो चाहिए। दरअसल बात ये है अमर जी कि ये लोग मोदी जी को जो फील्ड बना करके, मोदी जी को अपना ढाल बना करके इलेक्शन लड़ा, और अब की बार मोदी जी का जो करिश्मा है वो बिल्कुल लगभग समाप्त हो गया है। तो जब मोदी जी गए तो मोदी जी के साथ साथ शर्मा जी भी गए। तो इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस के पास दुनिया भर के मुद्दे हैं। आप देखेंगे कि जब जो ये है दीपेंद्र हुड्डा जी जो वहां से कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके बारे में लोगों की आम धारणा है ये कि उन्होंने इतना डेवलपमेंट का काम करवाया है वहां पर रोहतक में और कोसली क्षेत्र में कि जिसका कोई मुकाबला पीछे के 20-30 साल के अंदर कोई भी एमपी नहीं करवा पाया। ये बात लोग मानते हैं। सिर्फ एक बात है, लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमने जो पिछली बार शर्मा जी को जिताया था तो वो हमारी भूल थी, और अब की बार इस भूल को हम सुधारना चाहते हैं, और इस वजह से हम जो है अब की बार जो है दीपेंद्र हुड्डा जी को वोट देंगे। कांग्रेस का तो देखिए आप सब जगह ग्राफ ऊपर हुआ ही है। मैं जो है व्यक्तिगत रूप से बताता हूं। दूसरा ये है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, उनकी अवेलेबिलिटी, जिसको उपलब्धता बोलते हैं, पूरे क्षेत्र में इतनी है कि हम जिस भी गांव में जाते हैं उसमें 5, 10, 15 आदमी से जब हम कांटेक्ट किया
कि भाई आप जो है दीपेंद्र हुड्डा जी को वोट दीजिए, तो वो अपना मोबाइल खोलकर फोन नंबर दिखाते हैं कि देखिए जी हुड्डा साहब से हम डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जो डायरेक्ट कनेक्ट है इस क्षेत्र के लोगों का दीपेंद्र सिंह हुड्डा से, वो डायरेक्ट कनेक्ट अरविंद शर्मा जी से नहीं है। तो इस वजह से अरविंद शर्मा जी के तो जीतने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता जी। बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखिएगा आप, हिसार है, हिसार में तो जो है जाट कम्युनिटी है, तकरीबन 5 लाख वोट है, और उसके बाद एससी कम्युनिटी है, उनके तकरीबन 5 लाख वोट है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पर ये बात है कि हिसार में अभी भी थोड़ा सा जलवा जो है चौटाला परिवार का थोड़ा सा वजूद है, और उस वजूद की वजह से अगर ये ट्रायंगुलर फाइट हो जाती है तो सीधी सीधी बात है कि जो जाट कम्युनिटी है, जिन्होंने हुड्डा साहब को अपना नेता मान लिया है, सर्वमान्य नेता है उनके, तो ऐसी सूरत में अगर वो उनका डिवीजन नहीं होता है तो जेपी जी को के हारने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तो वो बहुत बढ़िया इलेक्शन कंटेस्ट होगा। तो उस पर उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि मतलब बिल्कुल 100% जीत है, कंटेस्ट में है और अपर हैंड है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है जी। किसान और पहलवान हरियाणा के लिए अहम मुद्दे हैं। अभी हाल में जो किसान आंदोलन हुआ तो हरियाणा में कई जगहों पर पुलिस ने लाउड स्पीकर से अनाउंस किया था जो भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा उनकी ट्रैक्टर जब्त की जाएंगी। कई जगहों पर कीलें ठोकी गई। किसान सुनने में आ रहा है कि काफी नाराज हैं। वहीं पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिलने के बाद पहलवानों की भी प्रतिक्रिया आ गई है, वो इससे बहुत दुखी हैं, आहत हैं। तो इसका कितना असर चुनाव में पड़ेगा? पहलवान बेटियां, पहलवान कितने असर डालते हैं हरियाणा के चुनाव में? देखिए सर, जितना भी हाँ अपर जो हरियाणा है हमारा 50% से ज्यादा है, उसमें लगभग किसान बाहुल्य क्षेत्र है। उसमें ऐसा नहीं है कोई, जैसे आप देखेंगे कि जींद का एरिया हो गया, अंबाला पंचकुला यमुनानगर को छोड़ दिए तो हिसार हो गया, जींद हो गया, पानीपत हो गया, भिवानी हो गया, रोहतक हो गया, झज्जर हो गया, और हमारे महेंद्रगढ़ का थोड़ा सा इलाका इधर भिवानी बाड्रा साइड जो हो गया। तो इनमें जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव प्रचार के लिए जाता है तो काले झंडे दिखा करके उनको कहते हैं कि आप वापस चले जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं, हमारे गांव में मत घुसिए। और जब पुलिस ने कहा और किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई कम से कम हमें सुन तो लीजिए, तो ऐसी सूरत में जो किसान है वो बहुत जागरूक हो गए हैं। और उनका कहना ये है कि भाई हम तो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप तो जब हम प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे और आपके पास गए थे तो आपने हमारे साथ क्या किया? मोदी जी ने दिल्ली में हमारे लिए किले बिछा दी, हमारे डंडे मारे, हमें बदनाम करने की भरसक कोशिश की, हमें आतंकवादी कहा, हमें आंदोलनजीवी कहा, हमें ये कहा कि ये टेररिस्ट है, हमें ये कहा कि कनाडा से फंडिंग आ रही है, हमें ये कहा कि अमेरिका से फंडिंग आ रही है। तो जब आपने हमारे ऊपर ये आरोप लगा दिए तो ऐसी सूरत में आप हमसे वोट मांगने के लिए कैसे आते हैं? जब धर्मवीर सिंह जी गए, मान लीजिए आप, और कोई गया वहां पर, तो उन्होंने कहा कि भाई आप एक बात बताइए हमारे को कि जब हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा था तब आप कहां थे? कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते थे तो मुंह से 2 बोल तो सांत्वना के बोल देते, कि कहीं तो बोल देते भाई 750-800 किसान मरे हैं इसमें, तो हमारा दिल दुखता है। ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। हरियाणा में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह। उन्होंने जरूर इस बारे में कहा कि भाई किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है, और किसानों के बारे में ऐसा जो व्यवहार है वो सरकार को नहीं करना चाहिए। और खुदा ना खास्ता आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी इसमें है, अपना कांग्रेस पार्टी में है। तो ऐसी सूरत में किसान तो बिल्कुल रुष्ट हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। जहां तक पहलवानों का सवाल है, जो भी आदमी पहलवानी में, खेल में, इन सब में दिलचस्पी रखता है, उस आदमी का बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है कांग्रेस के प्रति और बड़ा हार्ड कॉर्नर है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और देखिए, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो जो पहलवानों को और खिलाड़ियों को जो हम लोगों ने पहले दिया था, उनको रैंक दिया था, उनकी जो आर्थिक सहायता की थी, तो वो उन सबकी दोबारा लागू की जाएगी। तो इस चीज से पहलवान हुए, खिलाड़ी हुए, ये सब बहुत ज्यादा प्रभावित है, और वो सब के सब अब की बार इसमें अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस में अपना जो है फेथ दे रहे हैं जी।
अब देखिए आगे ले लीजिए आप, हिसार हो गया, उसके बाद करनाल हो गया। करनाल में खट्टर साहब को नहीं घुसने देते। कितनी दुख की बात है, आप देखिए कितने दुख की बात है कि जो आदमी 9.5 साल तक हरियाणा में चीफ मिनिस्टर रहा, उस आदमी को अपने पीछे के दरवाजे से भागना पड़ता है। अरे भला काम कोई ना करे कोई बात नहीं, पर इतना रोष जनता में कि जनता को जो है वो फेस भी नहीं कर पा रहे हैं और पिछले दरवाजे से भाग रहे हैं। तो जो आदमी 9.5 साल मुख्यमंत्री रहकर पिछले दरवाजे से भाग रहा है, जिसको आम आदमी काले झंडे दिखा रहा है और जिसके गो बैक के नारे लग रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा। तो ये हाल साहब इनका करनाल में है। करनाल में जो हमारे करनाल में जो हमारे कैंडिडेट है मिस्टर बुद्धि राजा, तो वो बड़े ही सक्षम आदमी है और उनका भी अच्छा कंटेस्ट है। देखिए किस तरह से ऊंट किस करवट बैठता है। उसके बाद आप देखें कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहले एमपी थे राज्यसभा से और इस बार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आप नवीन जिंदल कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप देखिएगा, और सोशल मीडिया पर उनको जो कट्टे होते हैं भरे हुए अपने कंधे पर रख रख के ट्रक में चढ़ते हुए का उन्होंने जो है वीडियो डाला। तो एक मतलब किसान देखिए कितना मजबूत है, किसान इतना मजबूत है कि इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को पलदार बना दिया कि वो कंधे पे रख रख के यहाँ पे, और फिर वो कट्टे जो है लोड करवा रहा है। अगर इनकी स्थिति ठीक होती तो कट्टे लोड करने की नवीन जिंदल जी को क्या जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं थी। तो वहां भी बहुत अच्छा कंटेस्ट है और खुदा ना खास्ता वहां पर जो आम आदमी पार्टी के नेता है हमारा, क्योंकि गठबंधन है कांग्रेस का, तो वहां से उनका बहुत अच्छा होने की उम्मीद है। रही सोनीपत की बात, तो सोनीपत में सतपाल महाराज जी हैं, उनको बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है वहां पर और बहुत बढ़िया कंटेस्ट हो रहा है इलेक्शन का। बाकी देखिए अमर जी, सीधी सी बात तो ये है कि ऊंट किस करवट बैठता है, ये इलेक्शन में 48 घंटे पहले तय होता है। अब ये जो रिदम कांग्रेस की बनी है, वो रिदम कितनी मेंटेन होती है, कितनी नीचे गिरती है, कितनी ऊपर गिरती है। सट्टा बाजार क्या करता है, मेरे को तो महेंद्रगढ़ भिवानी के सट्टा बाजार का पता है कि हमारे धर्मवीर सिंह जी का 10 पैसे का रेट बताते हैं लोग, मेरे को तो थोड़ा कम समझ है इसकी। और आज यहाँ पर जलसा हुआ था भिवानी महेंद्रगढ़ का, जब राव दान सिंह ने यहाँ से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए एक जनसभा की थी, अपार जनसमूह, और आज जो है वो रेट 85 पैसे हो गया। तो मतलब ये है कि जो धर्मवीर जी हैं उनका ग्राफ बहुत गिर गया, मतलब आप देखेंगे कि 700% ग्राफ उनका नीचे चला गया। तो सट्टा बाजार भी जो है ऐसे कर रहा है। अब और किसकी रह गई सर, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी हमारी? हाँ, एक रहेगी सिरसा जी। बस सिरसा की। तो सिरसा से देखिए कि वो कुमारी शैलजा जी हैं, कांग्रेस की बहुत, हाँ जी, तो कांग्रेस की बहुत पुरानी नेता है और बिल्कुल बेदाग, मतलब जिसको कहते हैं ना डॉटलेस इमेज, उनकी जो डॉटलेस इमेज है वो उनके बहुत काम आ रही है। उन्होंने जो है कोई भी पूरे कैरियर में उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जिससे लगे कि भाई उन्होंने कोई गलत काम कर दिया है या उनके अंदर कोई माइनस पॉइंट है। बहुत अच्छी नेता है, बहुत अच्छे से बात करती हैं और बहुत ही सीजन्ड लीडर जिसको कहते हैं वो हैं। बोलती कम है, नफतुल्ला बोलती हैं, पर काम हमेशा ठीक करती हैं। अब उनको जो कंटेस्ट में आ रहे हैं हमारे अशोक तंवर है, डॉक्टर अशोक तंवर जी, देखिए उन्होंने कांग्रेस से अपना कैरियर शुरू किया, उसके बाद वो ये अपना ममता जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस में गए, उसके बाद आम आदमी पार्टी में चले गए, आम आदमी पार्टी से जाकर के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो 5 साल में उन्होंने कपड़ों की तरह 4 तो पार्टी बदली है। फिर उनकी इमेज के बारे में एक और बात है कि वहां के जो संभ्रांत लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं, वो उनको सीजन्ड आदमी नहीं समझते हैं। अब सीजन्ड की हिंदी तो मेरे को नहीं पता क्या होती है, जैसे थोड़ा आप बताएंगे तो मैं शायद कर पाऊं। मतलब भद्र है उस ढंग से, वो ये नहीं भद्रता हाँ भद्रता नहीं है। हाँ, तो उनकी जो उनमें जो भद्रता की कमी बहुत ज्यादा है।
उनके जो सपोर्टर्स हैं उनमें भद्रता की बहुत कमी बताई जाती है वहां के लोगों के द्वारा। तो इसलिए अशोक तंवर जी के मेरे को नहीं लगता कि जीतने के कोई आसार है, तो वो सीट कांग्रेस की बिल्कुल क्लियर है। तो शैलजा जी बिल्कुल जीत जाएंगी, 100% जीत जाएंगी। मेरे को ऐसा जो सोशल मीडिया पे या जो ताल्लुकात है हमारे उनके, उसको देखने से ऐसा लगता है। जी अमर जी। राकेश यादव जी, पिछली बार 2019 में 10 की 10 सीट हरियाणा से बीजेपी को मिल गई थी। इस बार कितने का अनुमान कर रहे हैं, कितने पर कांग्रेस रहेगी और कितने तक आकर बीजेपी सिमट जाएगी? देखिए अगर जो 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 वेव चल रही है ना, अगर मतलब हम हाँ, लोग एग्जैक्ट तो बात नहीं कर रहे हैं, एक जी अनुमान जी जी, लेकर चल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अगर ये वेव जैसी चल रही है वैसी चलती रही, बिल्कुल जैसी अब ग्राफ जैसे ऊपर उठ रहा है, तो अभी पीक नहीं है, ऐसा मेरा सोचना है। थोड़ा सा देखिए, आदमी बायस भी होता है, जिस पार्टी में आदमी रहता है तो उसको भी मैं नकार नहीं सकता, पर 7 सीट से कम कांग्रेस को हरियाणा में नहीं मिलेगी किसी भी सूरत में। बाकी रहेगी 3 सीट, तो 3 सीट में से एक जो है हमारी गठबंधन की है वो आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि गठबंधन की सीट जो है आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम 2, और किसी वजह से कोई वेव का कोई बीच में रुकावट आ गई तो 4 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने की बहुत ही मतलब कम संभावना है, बहुत कम संभावना है। 4 सीट मिल सकती है मैक्सिमम, मैक्सिमम वो भी तब, मैक्सिमम 3 से 4 हाँ सीट। जी जी, और वो भी तब मिलेंगी जब ये वेव किसी वजह से टूट जाती है या कोई ऐसा काम हो जाए कि जिससे कांग्रेस का ग्राफ नीचे आता हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश यादव जी, आप हमको बता रहे थे कि हरियाणा की राजनीति किस दिशा में चल रही है। अगर इसी तरह कांग्रेस प्रत्याशी अपने दमोखम से चुनाव प्रचार करते रहे तो बीजेपी को पार पाना मुश्किल हो जाएगा। सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव जो है करनाल में होने जा रहा है, जहां मनोहर लाल खट्टर जी की शाख जो है दांव पर लगी हुई है। देखना है 2 टर्म 9.5 साल सीएम रहने के बावजूद भी जनता से विपरीत प्रतिक्रिया आना उनके प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। बाकी आने वाले चुनाव चरण दर चरण हम आप पर बात करेंगे। फर्स्ट एक ही चरण में चुनाव है हरियाणा में, 1 जून को होने जा रहा है। 4 जून को तमाम 25 मई को सांसदों के भविष्य का फैसला हो जाएगा, उसमें ही हम लोग तय करेंगे। और ये विश्लेषण, ये क्लिपिंग्स हम उस समय दिखाएंगे 4 या 5 तारीख को कि आखिर ऊंट किस करवट बैठी और हम लोग की जो विश्लेषण है कितनी सही साबित हुई। तब तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्कार, आपका भी और दर्शकों का भी।